नमस्कार, कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स दी एडवेंचर ऑफ दी नॉर्वुड बिल्डर। मेरा नाम डॉक्टर जॉन वाटसन है। लंदन की सर्द और धुंधली सड़कों के बीच मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र शर्लॉक होम्स के साथ कई रोमांचक और रहस्यमयी घटनाओं का सामना किया है। ये कहानी उस समय की है जब हम बेकर स्ट्रीट के अपने छोटे से मकान में बैठे थे। बाहर हवा ठंडी थी और कोहरा इतना घना था कि खिड़की से सड़क पर चलते लोग भूतों की तरह दिखाई दे रहे थे। मैं चिमनी के पास अपनी कुर्सी पर बैठा था और होम्स अपने वायलिन के साथ कुछ उदास धुनें बजा रहा था। उसकी लंबी पतली उंगलियां तारों पर नाच रही थी और उसका चेहरा किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। वाटसन, उसने अचानक कहा, वायलिन को एक तरफ रखते हुए, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी जिंदगी में पिछले कुछ दिनों से कुछ कमी सी है? कोई नया रहस्य, कोई नई पहेली नहीं आई जो मेरे दिमाग को चुनौती दे सके। मेरी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर एक तेज दस्तक हुई। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। होम्स की आंखों में वही चमक लौट आई जो किसी नए रोमांच की शुरुआत का संकेत देती थी। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक युवक खड़ा था जिसकी उम्र शायद 25 या 26 साल रही होगी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। उसके कपड़े अच्छे थे लेकिन थोड़े अस्त व्यस्त लग रहे थे, जैसे उसने जल्दबाजी में उन्हें पहना हो। क्या मिस्टर शर्लॉक होम्स यहाँ रहते हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, अंदर आइए, मैंने कहा और उसे कमरे में ले आया। होम्स ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे वो उसकी हर सांस और हर हाव भाव को पढ़ रहा हो। आप जोनास ओल्डेकर हैं, है ना? होम्स ने शांत स्वर में कहा। युवक चौंक गया। आपको मेरा नाम कैसे पता? होम्स ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। आपके कोट की जेब से निकल रही उस चिट्ठी पर आपका नाम लिखा है। इसके अलावा आपके जूतों पर लगी मिट्टी नॉर्वुड की लाल मिट्टी है और आपकी उंगलियों पर स्याही के दाग बताते हैं कि आप एक क्लर्क हैं। अब बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं हमेशा होम्स की इस काबिलियत से हैरान रहता था। वो छोटी छोटी चीजों से इतना कुछ बता देता था कि लगता था जैसे वो जादूगर हो। युवक जोनास ओल्डेकर कुछ पल के लिए हक्का बक्का खड़ा रहा। फिर उसने खुद को संभाला और कहा, मिस्टर होम्स, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। बैठिए और सब कुछ विस्तार से बताइए, होम्स ने कहा, अपनी उंगलियां आपस में जोड़ते हुए। जोनास ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मेरा नाम जोनास ओल्डेकर है। मैं नॉर्व में एक छोटी सी लॉ फर्म में क्लर्क हूँ। कुछ महीने पहले मेरे मालिक मिस्टर मैकफ्लन ने मुझे एक अजीब काम सौंपा। उन्होंने कहा कि एक पुराने ग्राहक मिस्टर कॉर्नेलियस ने अपनी वसीयत में कुछ बदलाव करने हैं और मुझे उनके घर जाकर कागजात तैयार करने हैं। मिस्टर कॉर्नेलियस एक बूढ़े और अमीर बिल्डर थे जो नॉर्वुड में एक बड़े मकान में अकेले रहते थे। मैं पिछले हफ्ते उनके घर गया। वो बहुत अजीब इंसान थे। उनकी आंखें हमेशा कुछ ढूंढती हुई लगती थी और उनकी बातों में एक रहस्य सा था। मैंने उनकी वसीयत तैयार की जिसमें उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने सिर्फ हंसते हुए कहा, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा लड़के। होम्स की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जोनास ने आगे कहा, कल रात मैं फिर उनके घर गया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। जब मैं वहां पहुंचा तो घर में सन्नाटा था। मैंने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं अंदर चला गया। घर के अंदर सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे वहाँ कोई लड़ाई हुई हो। मैंने मिस्टर कॉर्नेलियस को ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। तभी मुझे एक कमरे में खून के धब्बे दिखे। मैं घबरा गया और वहाँ से भाग आया। और फिर क्या हुआ? मैंने पूछा, क्योंकि उसकी कहानी में अब तक कुछ खास नहीं था जो इतना डरावना लगे। जोनास ने अपनी जेब से एक अखबार निकाला और मेज पर रख दिया। आज सुबह ये खबर छपी है, मिस्टर कॉर्नेलियस का घर रात को जल गया। पुलिस को वहाँ एक जली हुई लाश मिली है और वे मान रहे हैं कि ये मिस्टर कॉर्नेलियस की है। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि वे मुझे उनका कातिल मान रहे हैं। मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं बेकसूर हूँ। मिस्टर होम्स, मुझे बचा लीजिए। होम्स ने अखबार उठाया और खबर को ध्यान से पढ़ा। फिर उसने उसे मेज पर रख दिया और कहा, यह मामला दिलचस्प है वाटसन।
एक जला हुआ घर, एक गायब बूढ़ा आदमी और एक युवक जिस पर हत्या का इल्जाम है। मुझे लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो सतह से ऊपर नहीं दिख रहा। आप मेरी मदद करेंगे? जोनास ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। बेशक, होम्स ने कहा, लेकिन पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आपने मिस्टर कॉर्नेलियस के घर में और क्या देखा? क्या कोई और वहाँ था? और क्या आपको लगता है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है? जोनास ने सोचते हुए कहा, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी, जैसे कोई जल्दी जल्दी कदमों की आवाज, लेकिन मैं इतना डर गया था कि ठीक से ध्यान नहीं दे पाया। और हाँ, मुझे लगता है कि कोई मुझे फंसाना चाहता है, क्योंकि वसीयत में मेरा नाम होने से सबको शक होगा कि मैंने पैसों के लिए ये सब किया। होम्स खड़ा हुआ और अपनी पाइप जलाई। वाटसन, तैयार हो जाइए, हमें नॉर्वुड जाना होगा। ये मामला जितना साधारण लग रहा है उतना है नहीं। मैंने अपनी टोपी उठाई और जोनास की ओर देखा। उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की चमक थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये बात पक्की थी कि शर्लॉक होम्स के साथ ये नया रोमांच हमें किसी अनजान और खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। जोनास ओल्डेकर की कहानी सुनने के बाद शर्लॉक होम्स ने अपने उस खास अंदाज में तैयारी शुरू कर दी थी जो मुझे हमेशा से परिचित था। उसने अपनी लंबी कोट उठाई, अपनी टोपी सिर पर ठीक की और मुझे इशारा किया कि हम चलें। बाहर कोहरा और ठंड पहले से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी, लेकिन होम्स के चेहरे पर वो चमक थी जो किसी नए रहस्य को सुलझाने की शुरुआत में दिखाई देती थी। मैंने जोनास से कहा, आप हमारे साथ चलें। हो सकता है कि आपकी मौजूदगी से कुछ और सुराग मिले। हम तीनों बेकर स्ट्रीट से निकले और स्टेशन की ओर बढ़े। ट्रेन में बैठते वक्त जोनास चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे उसके दिमाग में सैकड़ों सवाल उमड़ रहे हों। होम्स ने अपनी पाइप जलाई और धुएं के छल्ले उड़ाते हुए कहा, वाटसन, इस मामले में कुछ तो ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है। एक बूढ़ा आदमी अपनी सारी संपत्ति एक युवा क्लर्क के नाम कर देता है और फिर उसी रात उसका घर जल जाता है। क्या ये संयोग हो सकता है? मैंने जवाब दिया, होम्स, ये संयोग कम और साजिश ज्यादा लगती है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जोनास सच कह रहा है? होम्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता वाटसन, जब तक कि तथ्य उसकी बात की पुष्टि न करें। जोनास बेगुनाह हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो हमें सिर्फ आधा सच बता रहा हो। ट्रेन 9 स्टेशन पर रुकी। हम बाहर निकले और जोनास के पीछे पीछे उस गली की ओर बढ़े जहां मिस्टर कॉर्नेलियस का घर था। जैसे ही हम नजदीक पहुंचे, एक तीखी जलती हुई लकड़ी की गंध हवा में फैली हुई थी। सामने वो मकान था और जो उसका बचा हुआ हिस्सा था। दीवारें काली पड़ चुकी थी, छत ढह गई थी और चारों तरफ राख बिखरी हुई थी। कुछ पुलिस वाले वहां मौजूद थे और एक सादी वर्दी में इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड हमें देखते ही आगे बढ़ा। होम्स, आप यहाँ? लेस्ट्रेड ने आश्चर्य से कहा, मुझे लगा था कि ये मामला इतना साफ है कि आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साफ? होम्स ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, लेस्ट्रेड, अगर ये मामला इतना साफ है तो आप अभी तक जोनास ओल्डेकर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर चुके हैं? लेस्ट्रेड ने जोनास की ओर देखा और कहा, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत है। उसकी उंगलियों के निशान उस कमरे में मिले हैं जहां खून के धब्बे थे और वसीयत में उसका नाम होने से मकसद भी साफ है। हम उसे अभी ले जा रहे हैं। जोनास घबरा गया। मिस्टर होम्स, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। होम्स ने उसे शांत रहने का इशारा किया और लेस्ट्रेड से कहा, मुझे उस जगह को देखने दीजिए। अगर आप सही हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर आप गलत हैं तो एक बेकसूर इंसान को सजा हो सकती है। लेस्ट्रेड ने कुछ बड़बड़ाते हुए हमें अंदर जाने की इजाजत दे दी। हम जले हुए मकान के अवशेषों के बीच पहुंचे। चारों तरफ काला धुआं और राख थी। होम्स ने अपना आवर्धक लेंस निकाला और फर्श पर झुक गया। मैंने देखा कि वो हर छोटी चीज को ध्यान से परख रहा था। जली हुई लकड़ी के टुकड़े, राख के ढेर और यहाँ वहाँ बिखरे हुए सामान। वाटसन, उसने अचानक कहा, यहाँ देखिए, ये राख कुछ अलग है। मैं पास जाकर देखा। राख में कुछ छोटे छोटे सफेद कण थे जो बाकी कालेपन से अलग दिख रहे थे। ये क्या हो सकता है? होम्स, ये हड्डियों की राख हो सकती है, उसने कहा। लेकिन ये इतनी साफ क्यों है? आग में हड्डियां पूरी तरह से ऐसे नहीं जलती।
मैंने चौंकते हुए कहा, क्या आप कह रहे हैं कि ये लाश असली नहीं थी? होम्स ने जवाब देने के बजाय आगे बढ़कर एक जले हुए लकड़ी के ढेर को हटाया। नीचे कुछ कागजों के टुकड़े दिखे जो आधे जल चुके थे। उसने उन्हें उठाया और ध्यान से देखा। ये वसीयत का हिस्सा है, उसने कहा, लेकिन इसमें कुछ ऐसा लिखा है जो जोनास ने हमें नहीं बताया। जोनास ने घबराते हुए कहा, मैंने आपको सब कुछ बताया, मिस्टर होम्स। होम्स ने उसकी ओर देखा और कहा, यहां लिखा है कि संपत्ति आपके नाम तभी होगी जब मिस्टर कॉर्नेलियस की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होगी। अगर उनकी हत्या हुई तो सारी संपत्ति एक चैरिटी को चली जाएगी। अब बताइए, आपने ये क्यों छुपाया? जोनास का चेहरा और भी पीला पड़ गया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना महत्वपूर्ण है। मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक औपचारिकता है। होम्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक थी जो बताती थी कि वह कुछ बड़ा सोच रहा था। तभी लेस्ट्रेड पास आया और बोला, होम्स, हमें एक गवाह मिला है। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने जोनास को रात में यहां से भागते हुए देखा था। कितने बजे? होम्स ने तेजी से पूछा। लगभग 11 बजे, लेस्ट्रेड ने जवाब दिया। होम्स ने जोनास की ओर देखा। आपने कहा था कि आप 9 बजे यहां से गए थे। 2 घंटे का अंतर क्यों? जोनास हकलाने लगा। मैं डर गया था। मैं आसपास ही छुपा हुआ था, ये देखने के लिए कि क्या होता है। लेस्ट्रेड ने तंज कसते हुए कहा, यह बहाना अच्छा है, लेकिन अदालत में नहीं चलेगा। होम्स ने लेस्ट्रेड को रोकते हुए कहा, जल्दबाजी न करें, मुझे अभी और सबूत चाहिए। वाटसन, क्या आपने उस दीवार पर कुछ देखा? मैंने उस ओर देखा जहां होम्स इशारा कर रहा था। एक जली हुई दीवार पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने कुछ खींचा हो। ये क्या हो सकता है होम्स? ये एक छड़ी या लाठी के निशान हो सकते हैं, उसने कहा। और अगर मेरी थ्योरी सही है तो मिस्टर कॉर्नेलियस यहां से जिंदा निकले थे। मैं हैरान रह गया। क्या आप कह रहे हैं कि वो मरे नहीं हैं? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा, वॉटसन, लेकिन ये आग उतनी साधारण नहीं है जितनी दिख रही है। हमें उस पड़ोसी से बात करनी होगी। हम उस पड़ोसी के घर की ओर बढ़े जो सड़क के दूसरी ओर रहता था। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसका नाम मिस्टर हेनरी था। उसने हमें बताया, मैंने उस रात जोनास को भागते हुए देखा, लेकिन उसके बाद कुछ और भी हुआ। मुझे एक अजीब सी छाया दिखी जो मकान के पीछे की ओर गई। वो लंबी थी और शायद किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रही थी। होम्स की आंखें चमक उठीं। क्या आपने उस छाया को फिर से देखा? नहीं, मिस्टर हेनरी ने कहा, लेकिन मुझे एक अजीब सी गंध आई थी, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन आग शुरू होने से पहले होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, ये मामला अब और गहरा हो गया है। हमें उस गंध का पता लगाना होगा। हम वापस जले हुए मकान की ओर लौटे। होम्स ने फिर से राख को छाना शुरू किया और इस बार उसे एक छोटा सा धातु का टुकड़ा मिला। ये क्या है? मैंने पूछा। ये एक ताले का हिस्सा है, होम्स ने कहा, और अगर मैं सही हूं तो ये हमें उस रहस्य की ओर ले जाएगा जो इस आग के पीछे छुपा है। रात गहरा रही थी और नॉर्वुड की सड़कें सन्नाटे में डूब रही थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था, लेकिन होम्स की हर हरकत से लग रहा था कि हम एक बड़े खुलासे के करीब पहुंच रहे थे। नॉर्वुड की ठंडी रात में जले हुए मकान के अवशेषों के बीच खड़े होकर मैं शर्लॉक होम्स की हर हरकत को गौर से देख रहा था। उसने अपनी उंगलियों के बीच वो छोटा सा धातु का टुकड़ा पकड़ा हुआ था। होम्स, ये ताले का टुकड़ा हमें क्या बता सकता है? उसने जवाब देने से पहले एक लंबी सांस ली और कहा, वॉटसन, ये टुकड़ा किसी साधारण ताले का नहीं है। ये एक गुप्त दरवाजे या तहखाने के ताले का हिस्सा हो सकता है। अगर मेरी थ्योरी सही है तो मिस्टर कॉर्नेलियस इस आग से पहले ही यहां से निकल चुके थे। लेकिन क्यों?
मैंने हैरानी से पूछा, वो अपनी मौत को नकली क्यों करना चाहेंगे? होम्स ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ये सवाल ही इस मामले की कुंजी है। हमें उस गुप्त रास्ते को ढूंढना होगा। तभी इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड हमारे पास आया। होम्स, आप यहाँ राख में क्या खोज रहे हैं? हमारे पास जोनास के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आपको कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है। होम्स ने उसकी ओर देखा और कहा, लेस्ट्रेड, आपकी जल्दबाजी एक दिन आपको मुसीबत में डाल देगी। यहाँ जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। लेस्ट्रेड ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिए। हम जोनास को हिरासत में ले रहे हैं। जोनास ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। डॉक्टर वॉटसन, मुझ पर भरोसा कीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, होम्स, जो भी कर रहे हैं वो आपकी मदद के लिए ही है। धैर्य रखिए। पुलिस जोनास को ले गई और हम फिर से उस जले हुए मकान की तलाशी में जुट गए। होम्स ने अपना आवर्धक लेंस निकाला और दीवारों पर उन निशानों को फिर से देखा जो हमें पहले मिले थे। वॉटसन, यहां देखिए, ये निशान किसी छड़ी के नहीं बल्कि किसी भारी चीज के घसीटने के हैं। शायद कोई बक्सा या संदूक। मैंने ध्यान से देखा। निशान फर्श पर एक कोने की ओर जा रहे थे जहां अब सिर्फ जली हुई लकड़ी का ढेर था। होम्स ने उस ढेर को हटाना शुरू किया। मैंने भी उसकी मदद की। कुछ ही मिनटों में हमारे सामने एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया जो फर्श में बना था। उसका ताला टूटा हुआ था और वही धातु का टुकड़ा जो होम्स को मिला था उसे मेल खा रहा था। ये तहखाना है, होम्स ने कहा, और मुझे यकीन है कि इसका जवाब हमें यहां मिलेगा। हमने दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा था और एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटी सी मशाल निकाली और उसे जलाया। वॉटसन, मेरे पीछे आइए। सावधान रहिएगा। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जलती हुई लकड़ी और कुछ और, शायद रसायन की। तहखाने में चारों तरफ पुराने सामान बिखरे हुए थे, टूटे हुए फर्नीचर, कुछ पुरानी किताबें और एक कोने में एक बड़ा सा संदूक। होम्स उस संदूक की ओर बढ़ा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो ताला लगा हुआ था। होम्स, क्या आपको लगता है कि मिस्टर कॉर्नेलियस यहां छुपे थे? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा, लेकिन उन्होंने यहां कुछ ऐसा छुपाया था जो इस सारी साजिश का आधार है। उसने अपनी जेब से एक पतला तार निकाला और ताले को खोलने की कोशिश की। कुछ ही पलों में ताला खुल गया। संदूक के अंदर कुछ कागजात, एक छोटी सी बोतल और एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। होम्स ने कागजात उठाए और उन्हें पढ़ना शुरू किया। वॉटसन, ये मिस्टर कॉर्नेलियस की असली वसीयत है। इसमें जोनास का नाम कहीं नहीं है। सारी संपत्ति एक दूर के रिश्तेदार को दी गई है। मैं हैरान रह गया। तो जो वसीयत जोनास ने हमें बताई वो नकली थी? बिल्कुल, होम्स ने कहा। और ये छोटी बोतल, ये एक ज्वलनशील रसायन है। मुझे लगता है कि इस आग को सोच समझ कर लगाया गया था। तभी हमें ऊपर से कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। होम्स ने मशाल बुझाई और मुझे चुप रहने का इशारा किया। हम अंधेरे में छुप गए। एक लंबी छाया सीढ़ियों से नीचे उतरी। ये कोई बूढ़ा आदमी था जिसके हाथ में एक छड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन गुस्से से भरी हुई थी। कहाँ है वो संदूक? मुझे पता था कि कोई यहां आएगा। होम्स ने अचानक मशाल जलाई और उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। मिस्टर कॉर्नेलियस, मुझे लगता है कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने चाहिए। वो बूढ़ा आदमी चौंक गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उसका रास्ता रोक लिया। मैंने भी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली, हालांकि मुझे नहीं पता था कि उसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं। आप कौन हैं?
कॉर्नेलियस ने कांपते हुए पूछा। मैं शर्लक होम्स हूं। होम्स ने शांत स्वर में कहा, और ये मेरा दोस्त डॉक्टर वॉटसन है। हमें आपकी छोटी सी नाटकबाजी के बारे में सब कुछ पता करना है। कॉर्नेलियस का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। आपको यहां नहीं होना चाहिए, ये मेरा घर है था, होम्स ने तंज कसते हुए कहा। अब ये सिर्फ राख का ढेर है और आपकी ये नकली मौत हमें बहुत सारे सवालों की ओर ले जा रही है। कॉर्नेलियस ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, मैं बताता हूं, लेकिन पहले मुझे यहां से बाहर निकालिए। हम उसे लेकर ऊपर आए। बाहर की ठंडी हवा में कॉर्नेलियस ने एक गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे दुश्मन मेरे पीछे पड़े थे, कुछ पुराने व्यापारी जिन्हें मैंने धोखा दिया था। वे मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी मौत को नकली कर दूं, तो वे मुझे छोड़ देंगे। और जोनास? मैंने पूछा। वो सिर्फ एक मोहरा था, कॉर्नेलियस ने कहा। मैंने उसे नकली वसीयत दिखाई ताकि शक उसी पर जाए। मैंने सोचा कि पुलिस उसे पकड़ लेगी और मैं चुपचाप कही और चला जाऊंगा। होम्स ने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि आपकी ये चाल एक बेगुनाह इंसान को फांसी पर लटका सकती है। कॉर्नेलियस ने सिर झुका लिया। मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखा। होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, लेस्ट्रेड को बुलाइए। हमें इस आदमी को सौंपना होगा, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना है कि क्या वो सच कह रहा है या अभी भी कुछ छुपा रहा है। मैं लेस्ट्रेड को बुलाने के लिए बाहर निकला। रात का सन्नाटा अब और गहरा हो गया था और मेरे मन में एक अजीब सा संदेह था। क्या कॉर्नेलियस सचमुच पूरी कहानी बता रहा था, या होम्स की तरह मुझे भी लग रहा था कि इस रहस्य की परतें अभी और खुलने वाली थी। नॉर्वुड की ठंडी और सन्नाटे भरी रात में मिस्टर कॉर्नेलियस के उस आश्चर्यजनक खुलासे के बाद मैं शर्लक होम्स के चेहरे पर एक गहरी सोच की रेखाएं देख रहा था। उसने अपनी पाइप जलाई और धुएं के छल्ले हवा में उड़ाते हुए कॉर्नेलियस की ओर देखा, जो अभी भी जले हुए मकान के बाहर खड़ा था। अपने कंधों को झुकाए हुए मैं लेस्ट्रेड को बुलाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन होम्स ने मुझे रोकते हुए कहा, वॉटसन, एक मिनट रुकिए, मुझे इस आदमी से कुछ और सवाल पूछने हैं। मैं रुक गया और कॉर्नेलियस की ओर देखा। उसका चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे संदेह में डाल रहा था। होम्स ने उससे पूछा, आपने कहा कि आपके दुश्मन आपके पीछे थे। इन दुश्मनों के नाम क्या है और आपने उनसे क्या छुपाया था जो इतना कीमती था कि आपको अपनी मौत को नकली करना पड़ा? कॉर्नेलियस ने एक गहरी सांस ली और कहा, उनका नाम है ग्राहम और स्मिथ। वे मेरे पुराने व्यापारिक साझेदार थे। कई साल पहले हमने मिलकर एक बड़ा सौदा किया था। नॉर्वुड में जमीन का एक बड़ा टुकड़ा खरीदा था, लेकिन मैंने उन्हें धोखा दे दिया। मैंने वो जमीन अपने नाम कर ली और उन्हें कुछ नहीं दिया। वे सालों से मेरे पीछे थे और हाल ही में उन्हें पता चला कि उस जमीन के नीचे कुछ बहुत कीमती है। क्या कीमती? मैंने उत्सुकता से पूछा। सोना, कॉर्नेलियस ने धीरे से कहा। उस जमीन के नीचे एक पुरानी खदान है जो सोने से भरी हुई है। मैंने इसे गुप्त रखा था, लेकिन किसी तरह उन्हें पता चल गया। होम्स की आंखें संकुचित हो गई। और आपने सोचा कि अपनी मौत को नकली करके आप उस सोने को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जोनास को इसमें क्यों फंसाया? वो तो सिर्फ एक क्लर्क है। कॉर्नेलियस ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे एक बलि का बकरा चाहिए था। जोनास मेरे लिए काम करता था और वो भोला था। मैंने सोचा कि अगर पुलिस को लगे कि उसने मुझे मार डाला तो सारा ध्यान उसी पर जाएगा और मैं चुपचाप वो सोना लेकर कहीं और चला जाऊंगा। होम्स ने ठंडे लहजे में कहा, आपकी ये चाल बहुत चतुर थी,
लेकिन अधूरी। अगर आप सचमुच मर गए होते तो आप उस सोने का क्या करते? और ये आग, इसे आपने खुद लगाई थी या किसी और ने? कॉर्नेलियस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने आग नहीं लगाई, मैं सिर्फ तहखाने में छुपा था। मुझे लगा कि आग लगने के बाद मैं बाहर निकल जाऊंगा और सबको लगेगा कि मैं मर गया। लेकिन जब मैं ऊपर आया तो आग पहले ही भड़क चुकी थी। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया। होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, यहां कुछ गड़बड़ है। अगर कॉर्नेलियस ने आग नहीं लगाई तो किसी और ने ये सब सोच समझ कर किया। हमें उस शख्स को ढूंढना होगा। मैंने लेस्ट्रेड को बुलाया। वो कुछ पुलिस वालों के साथ जल्दी ही वहां पहुंच गया। कॉर्नेलियस को देखते ही वो चौंक गया। ये क्या माजरा है होम्स? ये तो मिस्टर कॉर्नेलियस है। हम तो समझे थे कि ये मर गए। होम्स ने शांत स्वर में कहा, लेस्ट्रेड, आपकी समझ अभी भी अधूरी है। इस आदमी को हिरासत में लीजिए, लेकिन जोनास को अभी छोड़िए, वो बेकसूर है। असली सवाल यह है कि इस आग के पीछे कौन था? लेस्ट्रेड ने कॉर्नेलियस को हथकड़ी लगाई और उसे ले गया, लेकिन इससे पहले की वह जाए, होम्स ने उससे एक आखिरी सवाल पूछा, आपके पास उस सोने का कोई सबूत है? कोई नक्शा या दस्तावेज? कॉर्नेलियस ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ, वो संदूक में था, लेकिन अब वो आपके पास है। हम वापस तहखाने में गए और संदूक को फिर से खोला। होम्स ने उन कागजात को ध्यान से देखा। एक पुराना नक्शा था जिसमें नॉर्वुड की उस जमीन का जिक्र था। नक्शे पर कुछ निशान थे जो शायद खदान की जगह को दिखा रहे थे। वॉटसन, होम्स ने कहा, यह नक्शा इस सारी साजिश की कुंजी है। अगर ग्राहम और स्मिथ इसके पीछे हैं, तो वे अभी भी आसपास हो सकते हैं। रात गहरा रही थी और हमें उस जले हुए मकान से कुछ दूर एक छोटे से सराय में ठहरना पड़ा। वहां बैठे हुए होम्स ने अपनी पाइप से धुआं उड़ाते हुए कहा, वॉटसन, इस मामले में अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ सतह है। कॉर्नेलियस कुछ छुपा रहा है और मुझे लगता है कि यह आग कोई संयोग नहीं थी। मैंने पूछा, आपको क्या लगता है होम्स? क्या ग्राहम और स्मिथ ने यह सब किया? शायद, उसने कहा, लेकिन एक और सवाल है। अगर वे सोना चाहते थे तो उन्हें कॉर्नेलियस को मारने की जरूरत थी, ना कि उसकी मौत को नकली करने की। यहां कोई तीसरा खिलाड़ी है, वॉटसन। अगली सुबह हम नॉर्वुड की उस जमीन की ओर बढ़े जो नक्शे में दिखाई गई थी। वो एक सुनसान इलाका था जहां घास और झाड़ियां उगाई थी। होम्स ने नक्शे को हाथ में लिया और जमीन पर कुछ निशान ढूंढने लगा। यहां देखिए, उसने कहा, यह ताजा कदमों के निशान हैं। कोई हाल ही में यहां आया था। मैंने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। होम्स ने जमीन पर झुककर मिट्टी को छुआ। यह मिट्टी नरम है, इसके नीचे कुछ खोदा गया है। हमने पास ही पड़ी एक फावड़े से खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में हमें एक लकड़ी का ढक्कन मिला जो जमीन में दबा हुआ था। उसे हटाने पर एक गहरा गड्ढा दिखा जिसमें सीढ़ियां नीचे जा रही थी। ये वही खदान है, होम्स ने कहा। चलिए अंदर चलते हैं। हम नीचे उतरे। अंधेरे में होम्स की मशाल की रोशनी से दीवारों पर चमकते हुए सोने के कण दिखाई दे रहे थे। ये सचमुच एक खजाना था। लेकिन तभी हमें पीछे से एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम मुड़े और सामने दो लोग खड़े थे, एक मोटा और गंजा, दूसरा लंबा और पतला। उनके हाथों में बंदूकें थी। ग्राहम और स्मिथ, मुझे लगता है, होम्स ने शांत स्वर में कहा। होशियार हो तुम, मोटे आदमी ने कहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ये सोना हमारा है। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने मुझे रोक दिया। वॉटसन, अभी नहीं। फिर उसने उनसे कहा, आपने कॉर्नेलियस को मारने की कोशिश की थी, है ना? लेकिन वो बच गया।
और ये आग, वो आपकी ही करतूत थी। लंबे आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने आग लगाई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो बूढ़ा तहखाने में छुपा था। अब तुम यहां हो तो तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा। होम्स ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो वही ज्वलनशील रसायन की बोतल थी जो हमें संदूक में मिली थी। उसने उसे जमीन पर पटक दिया और एक तेज धमाका हुआ। धुआं चारों तरफ फैल गया। उस अफराद फरी में मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और हवा में गोली चलाई। ग्राहम और स्मिथ घबरा गए और भागने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने तेजी से एक रस्सी फेंकी जो उसने पास ही देखी थी और उन्हें जकड़ लिया। वॉटसन, इन्हें पकड़िए, उसने कहा। यह खेल खत्म हो गया। हम उन्हें ऊपर ले आए और लेस्ट्रेड को बुलाया। जब पुलिस उन्हें ले गई तो मैंने होम्स से पूछा, आपको पहले से पता था कि वे यहां होंगे? होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, जब सोने की बात हो तो लालच इंसान को छुपने नहीं देता। रात ढल रही थी और हम बेकर स्ट्रीट की ओर लौट रहे थे, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। क्या यह सचमुच खत्म हो गया था या कोई और रहस्य बाकी था? नॉर्वुड की उस खदान से ग्राहम और स्मिथ को पकड़ने के बाद हम बेकर स्ट्रीट की ओर लौट रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर का धुंधला नजारा देखते हुए मेरे मन में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन साथ ही एक अधूरापन भी। शर्लक होम्स अपनी पाइप के साथ खेल रहा था और उसकी आंखों में वो चमक अभी भी बरकरार थी जो मुझे बताती थी कि ये मामला उसके लिए अभी खत्म नहीं हुआ था। होम्स, मैंने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि अब सब कुछ साफ हो गया है? कॉर्नेलियस ने अपनी मौत को नकली किया, ग्राहम और स्मिथ ने आग लगाई और सोने की वजह से ये सारी साजिश रची गई। जोनास बेकसूर साबित हो गया। फिर आप इतना सोच में क्यों डूबे हैं? होम्स ने धुएं का एक छल्ला उड़ाया और कहा, वॉटसन, आप हमेशा सतह पर दिखने वाली कहानी को सच मान लेते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मामला अभी भी एक पहेली है। कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। मिस्टर कॉर्नेलियस ने कहा कि आग उन्होंने नहीं लगाई और ग्राहम और स्मिथ ने ये माना कि वे इसके पीछे थे, लेकिन वो ज्वलनशील रसायन की बोतल वो संदूक में क्यों थी? और वो तहखाने का ताला, उसे किसने तोड़ा? मैंने सोचते हुए कहा, शायद कॉर्नेलियस ने खुद उसे तोड़ा हो जब वो छुपने के लिए अंदर गया था। संभव है, होम्स ने कहा, लेकिन फिर वो धातु का टुकड़ा राख में क्यों मिला? अगर ताला पहले टूटा था तो वो तहखाने के अंदर होना चाहिए था, बाहर नहीं। मुझे लगता है कि कोई और इस खेल में शामिल था, कोई ऐसा शख्स जिसे हमने अभी तक नहीं देखा। बेकर स्ट्रीट पहुंचते ही होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। मुझे कॉर्नेलियस से फिर से बात करनी है। हम तुरंत निकल पड़े। पुलिस स्टेशन में कॉर्नेलियस एक छोटे से कमरे में बंद था। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। होम्स ने उससे पूछा, मिस्टर कॉर्नेलियस, आपने हमें आधा सच बताया, अब पूरा सच बताइए। उस आग के पीछे और कौन था? और वो रसायन की बोतल संदूक में क्यों थी? कॉर्नेलियस ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने सोचा था कि आप इसे छोड़ देंगे मिस्टर होम्स, लेकिन आप सचमुच जिद्दी हैं। हाँ, एक और शख्स था, उसका नाम है हेनरी ब्लैकवुड। वो मेरा पुराना नौकर था और एक वक्त में मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी। जब मुझे पता चला कि ग्राहम और स्मिथ मेरे पीछे हैं, तो मैंने हेनरी से मदद मांगी। ये उसी का आइडिया था कि मैं अपनी मौत को नकली करूं। और आग? होम्स ने पूछा। वो भी हेनरी ने लगाई? कॉर्नेलियस ने कहा। उसने मुझे तहखाने में छुपने को कहा और वादा किया कि वो सब कुछ संभाल लेगा। उस रसायन की बोतल उसी की थी। वो इसे आग को तेज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे भी मारने की कोशिश करेगा।
जब आग भड़क उठी तो मैं समझ गया कि वह मुझे धोखा दे रहा था। और ताला? मैंने पूछा। उसने ताला तोड़ा? कॉर्नेलियस ने कहा। वो चाहता था कि मैं बाहर ना निकल सकूं, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को बचा लिया और पीछे के रास्ते से भाग गया। होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, ये हेनरी ब्लैकवुड अब इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। हमें उसे ढूंढना होगा। लेस्ट्रेड को बुलाया गया और कॉर्नेलियस की बात सुनने के बाद उसने कहा, होम्स, अगर ये सच है तो हमें तुरंत हरकत में आना होगा। लेकिन ये हेनरी कौन है और वो कहाँ मिलेगा? कॉर्नेलियस ने कहा, वो नॉर्वुड में ही कहीं छुपा होगा। उसे सोने की लालच थी। वो चाहता था कि मैं मर जाऊं और ग्राहम व स्मिथ पकड़े जाएं, ताकि वो अकेले उस खजाने पर कब्जा कर सके। होम्स ने लेस्ट्रेड से कहा, हमें नॉर्वुड वापस जाना होगा और इस बार हमें बहुत सावधान रहना होगा। हम फिर से नॉर्वुड पहुंचे। दिन का उजाला अब ढल रहा था और सूरज की आखिरी किरणें उस सुनसान इलाके पर पड़ रही थी। होम्स ने उस जले हुए मकान के आसपास के इलाके की तलाशी शुरू की। वॉटसन, उसने कहा, अगर हेनरी यहाँ है तो वो उस सोने के करीब होगा। हमें खदान की ओर चलना चाहिए। हम खदान की ओर बढ़े। वहां पहुंचते ही हमें कुछ ताजा कदमों के निशान दिखे जो खदान के अंदर की ओर जा रहे थे। होम्स ने अपनी मशाल जलाई और कहा, तैयार रहिए वॉटसन, ये आखिरी मुलाकात हो सकती है। हम खदान में उतरे। अंदर की ठंडी हवा और सोने की चमक अब भी वैसी ही थी, लेकिन इस बार हमें एक कोने में एक छाया दिखी। वो एक मझोले कद का आदमी था जिसके हाथ में एक फावड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थी और उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। हेनरी ब्लैकवुड, होम्स ने तेज आवाज में कहा। वो चौंक गया और फावड़ा ऊपर उठाया। तुम कौन हो? यहां से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। होम्स ने शांत स्वर में कहा, मैं शर्लक होम्स हूं और ये खेल अब खत्म हो चुका है। आपने कॉर्नेलियस को धोखा दिया, आग लगाई और सोने के लिए ये सारी साजिश रची, लेकिन अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा। हेनरी ने गुस्से में फावड़ा चलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने तेजी से अपनी रिवॉल्वर निकाली और हवा में गोली चलाई। वो डर के मारे पीछे हट गया। होम्स ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उसकी कलाइयों को जकड़ दिया। वॉटसन, लेस्ट्रेड को बुलाइए। ये आखिरी मोहरा भी हमारे हाथ में है। लेस्ट्रेड और उसके लोग जल्दी ही वहां पहुंच गए। हेनरी को हथकड़ी लगाई गई और उसे ले जाया गया। रास्ते में उसने गुस्से से कहा, मैंने सब कुछ सही किया था। अगर वो बूढ़ा मर जाता तो ये सोना मेरा होता। होम्स ने ठंडे लहजे में कहा, लालच हमेशा इंसान को अंधा कर देता है मिस्टर ब्लैकवुड। जब हम बेकर स्ट्रीट वापस लौटे तो रात हो चुकी थी। मैं चिमनी के पास अपनी कुर्सी पर बैठा और होम्स अपने वायलिन के साथ एक धीमी धुन बजा रहा था। होम्स, मैंने कहा, यह मामला सचमुच उलझा हुआ था, लेकिन आपने इसे कैसे सुलझा लिया? होम्स ने वायलिन को एक तरफ रखते हुए कहा, वॉटसन, हर रहस्य में एक पैटर्न होता है, आपको बस उसे देखना होता है। इस बार पैटर्न लालच था, कॉर्नेलियस का, ग्राहम और स्मिथ का और हेनरी का। हर कोई अपने हिस्से के लिए खेल रहा था, लेकिन कोई भी पूरा सच नहीं बता रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और आपने सबको पकड़ लिया। होम्स ने हल्के से हंसते हुए कहा, यह मेरा काम है वॉटसन। अब सो जाइए, कल एक नया दिन होगा और शायद एक नया रहस्य भी। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुका और आंखें बंद कर ली। नॉर्वुड का यह रोमांच खत्म हो चुका था, लेकिन होम्स के साथ हर दिन एक नई कहानी की शुरुआत होती थी। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ द नॉर्वुड बिल्डर। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।